Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka. So I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So in the last few lectures we are discussing about the short-run production function which we called the law of variable proportion, or we also named it as a return to a factor. तो मैंने अपने इन लेक्चर्स के अंदर आपको ये कहा था कि जो शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन है आप उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, आप उसको रिटर्न टू अ फैक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन वो क्या होंगे, दे आर अकरिंग टू यू just because of the implementation of one variable factor, that is the labor. That's why we called it the return to a factor. A means one. जो भी आपको रिटर्न मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर की वजह से मिलेंगे जो कि आपका वेरिएबल फैक्टर जो है वो होगा। तो हमने उसको शॉर्ट रन के अंदर जो है वो डिस्कस किया। उसके अंदर हमने जो है वो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की बात की और ये कहा कि जो भी प्रोड्यूसर होगा उसकी जो एक्चुअल स्टेज ऑफ ऑपरेशन होगी वो सेकंड स्टेज होगी। हमने जो 3 स्टेजेस थी, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, उनके रीजंस किए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की असम्पशंस की, उनको पोस्टपोन कैसे किया जा सकता है, उसकी बात की। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जल्दी क्यों लगता है उसकी बात की। तो ये सारा कुछ हमने जो है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो है वो किए। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम आवर लास्ट लेक्चर्स। तो आज हम बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। अब जो हमने बात करनी है, क्योंकि वो लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन है, अब क्या होगा अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करें। तो हमने बात किया था कि Q जो है वो हमारी प्रोडक्शन है which is a function of 2 factors। हमने 2 फैक्टर लिए थे, one is L and other is K। So यहां पर Q क्या है, Q is the level of output, F क्या है, F जो है वो फंक्शन है, L stands for labor, labor क्या है, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है। ओके, सो जो K है वो है कैपिटल। अगर हम इसको शॉर्ट रन के अंदर डिफाइन करते तो अगर आपको याद हो तो मैंने शॉर्ट रन में इसके ऊपर जो है वो बार लगा दी थी और मैंने ये कहा था कि जो बार का मतलब है वो ये है कि जो कैपिटल है नाउ इट्स योर फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पर अब मैं ये बार जो है वो नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि अब आपके पास जो है वो लॉन्ग रन है। जो लॉन्ग रन है अब टाइम इतना ज्यादा है कि आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो जो कैपिटल है वो भी क्या होगा, आपका वेरिएबल फैक्टर जो है वो होगा। अब याद कीजिए कि मैंने आपको ये भी समझाया था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कितने टाइम का होगा, वो 5 डेज का होगा, 5 वीक का होगा, 5 मंथ्स का होगा और 5 इयर्स का होगा और 50 इयर्स का होगा। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज कर रहे हैं, जब तक आपको लगता है एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि देखिए सारे प्रोड्यूसर जो हैं वो सेम कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं करते। कोई कार बना रहा है तो कोई पेन बना रहा है, कोई कॉपी बना रहा है तो कोई वॉच बना रहा है। सारे जो प्रोड्यूसर हैं वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एज अ प्रोड्यूसर आपको लगता है, मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूं बिकॉज आई एम डीलिंग विद माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद द इंडिविजुअल, सो एज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अगर आपको लगता है स्टिल देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच यू कैन नॉट चेंज, तो क्या होगा, वो आपका जो है वो फिक्स्ड फैक्टर होगा।
जो अगर आपको लगता है कि आपके कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आप सारे के सारे चेंज कर सकते हैं, देन वी कैन से दैट इट्स अ वेरिएबल फैक्टर। और सारे के सारे फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, देन इट विल बी योर लॉन्ग रन। आई रिपीट माई वर्ड्स, जब तक एज अ प्रोड्यूसर आपको लगता है कि कुछ फैक्टर प्रोडक्शन ऐसे हैं जो आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आपका शॉर्ट रन चलेगा, चाहे वो 50 इयर्स का ही क्यों ना हो। जब आपको लगा कि आपके पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं आप सारे के सारे चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो फिक्स फैक्टर, वो आपका लॉन्ग रन हो जाएगा, चाहे वो 5 डेज का ही क्यों ना हो। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है कि अगर 5 इयर्स हैं तो शॉर्ट रन है, अगर 10 इयर्स हो जाएंगे तो लॉन्ग रन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की जो डेफिनेशन है वो ईच एंड एवरी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डिफरेंट होगी। किसी के लिए 5 डेज लॉन्ग रन हो सकते हैं और किसी के लिए 5 इयर्स जो हैं वो भी शॉर्ट रन हो सकते हैं। तो क्या होगा, हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जब क्या होगा, आपके सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे जितने भी आपने यूज करने हैं, हम यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग जस्ट 2 फैक्टर्स, वन इज लैंड एंड अदर इज कैपिटल, और वही लेबर एंड कैपिटल। सो लेबर जो है वो भी हमारा वेरिएबल फैक्टर है। क्यों? क्योंकि सोचिए कि जो लेबर हमने शॉर्ट रन में चेंज कर लिया था, जो लेबर शॉर्ट रन के अंदर वेरिएबल फैक्टर था, तो लॉन्ग रन में तो चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि जो चीज शॉर्ट रन में चेंज हो गई थी वो लॉन्ग रन में तो होगी ही होगी। पर जो कैपिटल हमारा फिक्स फैक्टर था इन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, वो भी हमारा वेरिएबल फैक्टर जो है वो बन जाएगा। तो इन लॉन्ग रन देयर इज नो फिक्स फैक्टर, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो अब क्या होगा, अब जो लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम एक नाम और भी देते हैं और उसको हम कहते हैं रिटर्न टू स्केल। अब जो शॉर्ट रन का था उसको हमने कहा था रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब जो भी आपको रिटर्न मिलेंगे वो एक फैक्टर की वजह से मिलेंगे जो कि आपका वेरिएबल फैक्टर होगा। यहां पर जो रिटर्न मिलेंगे, रिटर्न इन द सेंस जो भी मार्जिनल प्रोडक्शन होगी या जो टोटल प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस होंगे, वो जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो एक फैक्टर की वजह से नहीं मिलेंगे, बल्कि पूरा का पूरा जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है आप उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ यू हैव द टाइम कि आप क्या कर सकते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं सारे चेंज कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकता है। स्केल का मतलब क्या हुआ कि उसमें बिल्डिंग भी आ जाएगी, लैंड भी आ जाएगा, मशीनरी भी आ जाएगी, टेक्निक भी आ जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जो रिटर्न मिलेंगे वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं मिलेंगे, वो पूरा का पूरा जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसको चेंज करने के बदले में मिलेंगे। दैट्स व्हाई द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड द रिटर्न टू स्केल। ओके, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब अगर हम शॉर्ट रन की बात करें उसको हम कहते थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब उसको हमने वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों कहा था और इसको हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्यों कहेंगे, तो उसकी बात करते हैं। लेट इट बी कि हमारे पास 2 फैक्टर हैं, एक हमारे पास है लेबर, ठीक है, जो हमारा शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर था, और एक है हमारे पास लैंड जो शॉर्ट रन में हमारा फिक्स्ड फैक्टर था। तो यहां पे मैं बात किसकी कर रहा हूं, शॉर्ट रन की, सो दैट वी कैन मेक अ कंपैरिजन। यहां पर हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो यहां पर भी हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, लैंड है और साथ में लेबर है। हम क्या करते हैं, यहां पे जो लैंड है इसको सर्कल कर लेते हैं इस बात के लिए कि जो लैंड है वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन है। तो सोचिए कि शुरुआत के अंदर देयर इज 10 एकड़ ऑफ लैंड एंड 1 लेबर। ओके, द रेशियो बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर is 10:1. Okay, so the proportion between fixed factor and variable factor is 10 proportion or 10:1. अब शॉर्ट रन है तो लैंड तो फिक्स रहेगी,
अब जो आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर देंगे। नाउ द रेशो बिटवीन द टू इज 5:1। यहां पर कितना था, 10:1। अब लैंड आपका फिर फिक्स फैक्टर है, आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, आप लेबर को इंक्रीज करेंगे। नाउ द प्रोपोर्शन इज 10:3। लैंड और फिक्स नहीं कर सकते, लैंड फिक्स है, वेरिएबल फिर बढ़ाएंगे। अब प्रोपोर्शन क्या है, 5:2। तो ये हमारा शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन था, जिसके अंदर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो प्रोपोर्शन था, मतलब जिस रेशो के अंदर, जिस प्रोपोर्शन के अंदर हमने फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर लगाए, द प्रोपोर्शन इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग बिकॉज ऑफ द फिक्सिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर लाइक लैंड। सो क्या हुआ, अब ये फैक्टर फिक्स है, आप इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, रेशो जो है वो चेंज होगी। पहले 10:1, 5:1, 10:3, 5:2 चेंज हो रहा है। अब इसमें चेंज नहीं होगा, कैसे, अब देखो इसमें क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि 10 एकड़ ऑफ लैंड एंड 1 लेबरर, तो रेशो बिटवीन द टू इज 10:1, तो 10:1 हो गया। अब आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो अब आपके पास तो लॉन्ग रन है। अब मैंने लैंड को सर्कल नहीं किया, क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन है। नाउ यू कैन चेंज द अमाउंट ऑफ लैंड एज वेल। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ानी है, इसको 20 कर सकते हैं और इसको 2 कर सकते हैं, तो दोनों चेंज कर सकते हैं। अब प्रोपोर्शन कितना रहेगा, 10:1। इसको 30 कर दिया, इसको 3 कर दिया, द प्रोपोर्शन इज स्टिल 10:1। इसको 40 कर दिया, इसको 4 कर दिया, प्रोपोर्शन इज स्टिल 10:1। तो इसलिए जो आपका प्रोपोर्शन रहेगा, जिस प्रोपोर्शन के अंदर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं, वो प्रोपोर्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पर इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रोपोर्शन जो है वो कांस्टेंट रहे, आप इस प्रोपोर्शन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने क्या किया, इसको जो है वो 20 किया, इसको जो है वो 3 कर दिया, नाउ द प्रोपोर्शन इज 20:3। इसको 40 किया, इसको 5 कर दिया, नाउ द रेशियो बिटवीन 8:1। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो प्रोपोर्शन है वो चेंज भी हो सकता है और प्रोपोर्शन को हम कांस्टेंट भी रख सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अगर आपने फिक्स फैक्टर जो शॉर्ट रन में था, अब लॉन्ग रन में तो वेरिएबल ही है। अब अगर आपने इसको और इसको सेम प्रोपोर्शन में चेंज करना है, यू कैन डू दैट। तो प्रोपोर्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने इसको डिफरेंट प्रोपोर्शन में जो है चेंज करना है, तो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पर इसमें आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस प्रोपोर्शन को जो है वो कांस्टेंट रख सकें। जब भी आप एक फैक्टर को फिक्स रख के दूसरा फैक्टर चेंज करेंगे, तो क्या होगा, जिस प्रोपोर्शन के अंदर ये दोनों लगे हैं वो प्रोपोर्शन चेंज होगा ही होगा, वो किसी भी कंडीशन के अंदर कांस्टेंट नहीं हो सकता। इन दिस वी हैव द ऑप्शन कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन को कांस्टेंट जो है वो रख सकते हैं। पर यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते, इसलिए जो लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो भी बोलते हैं। ओके, तो आज हम इसी जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को और ज्यादा डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन नहीं लिखना, तो आप रिटर्न टू स्केल जो है वो आप लिख सकते हैं। तो जो रिटर्न टू स्केल है वो क्या होगा, जैसे हमने शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन किया था, उसके अंदर हमने कहा था कि क्या होगा, शुरू में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे, फिर आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे और फिर आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि इसके अंदर पहले हम इंक्रीजिंग रिटर्न दिखाएंगे, उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न दिखाएंगे जो हमने शॉर्ट रन के अंदर नहीं दिखाए थे। हमने इंक्रीजिंग के बाद सीधा डिक्रीजिंग किया था, अब हम इंक्रीजिंग के बाद सीधा डिक्रीजिंग पे नहीं आएंगे, हम पहले इंक्रीजिंग रिटर्न दिखाएंगे, उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न दिखाएंगे और उसके बाद डिक्रीजिंग दिखाएंगे। अब ये बीच में जो कांस्टेंट रिटर्न आए, ये क्यों आए, ये जब हम कांस्टेंट रिटर्न की बात करेंगे तब हम इसको डिटेल में जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल की। जो टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल हैं उसके अंदर जो फर्स्ट टाइप आती है उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पहले तो इसको ना इसके नाम से क्लियर करेंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है? देखिए, स्केल का मीनिंग मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि स्केल का मीनिंग क्या है। स्केल का मीनिंग होता है कि जब आप पूरा का पूरा एंटायर जो आपका प्रोडक्शन का स्केल है आप उसको चेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने कुछ भी फिक्स नहीं रखा, ईच एंड एवरी फैक्टर आपने चेंज कर दिया। ओके, दैट इज मेंट बाय स्केल। ओके, स्केल का मीनिंग क्लियर? स्केल क्या होगा? फुल स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर कोई भी फैक्टर जो है वो फिक्स नहीं रहेगा, बिकॉज वी आर वर्किंग इन लॉन्ग रन एंड वी हैव दैट मच ऑफ टाइम दैट वी कैन चेंज ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसकी हमें जरूरत है। वी आर इन अ पोजीशन टू चेंज ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड नो फैक्टर इज अ फिक्स्ड फैक्टर। सो स्केल का मीनिंग क्लियर? अब जब आप स्केल चेंज करेंगे मतलब सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको चेंज करेंगे तो क्या होगा? इन रिटर्न, ये क्या हुआ? रिटर्न। आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? आपको रिटर्न में मिलेगी आउटपुट। ओके, सो क्या होने वाला है? जो स्केल है उसमें क्या होगा? इसके अंदर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो आ जाएंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी जो है आपके फिक्स नहीं रखना। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। ओके, जो रिटर्न में आपको मिलेगा वो क्या मिलेगी? वो आपको मिलेगी आउटपुट। ठीक है, अब आपने आउटपुट लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? इनपुट लगाने पड़ेंगे। आपने इनपुट लगाए। ओके, इनपुट लगाए तो इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कॉटन को एज एन इनपुट यूज करें तो कॉटन के आउटपुट क्या होगी? अगर कॉटन इनपुट है तो आउटपुट क्या होगी? क्लॉथ। अगर हम शुगर केन को इनपुट यूज करें तो आउटपुट क्या होगा? शुगर। ठीक है, वैसे ही हम बहुत सारे इनपुट यूज करते हैं तो जो रिटर्न में मिलता है वो हमेशा आउटपुट होती है। अब जो भी आपको आउटपुट मिलेगी, क्यों मिलेगी? जब आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगे तो रिटर्न में जो आपको आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी? वो आउटपुट आपको इंक्रीज होके मिलेगी। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि जितने आप इनपुट यूज करेंगे आउटपुट आपको उससे इंक्रीज होके मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेगी। मतलब जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है उसमें क्या होगा? आप जितने इनपुट यूज कर रहे हो आउटपुट आपको उससे ज्यादा मिलने वाली है, तो आपको क्या होगा? बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए, जो रिटर्न मिलना है, आउटपुट मिलना है, वो इंक्रीज मिलना है, ज्यादा मिलना है। किससे ज्यादा मिलना है? जितने अमाउंट के अंदर आपने इनपुट यूज किए थे उस अमाउंट से ज्यादा मिलेगा, तो उसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो बोलेंगे। अब इसको अगर हमने समझना है, फॉर दैट हम एक डायग्राम जो है वो यूज करेंगे। तो डायग्राम जो है वो थोड़ा समझ के बनाइएगा, क्योंकि सारा जो आपको एक्सप्लेनेशन देना है वो इसी डायग्राम के बेसिस पे ही देना है। ओके, सो y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। जो y एक्सिस है, मैं ना अब इसमें क्या करता हूं, एक चीज चेंज करता हूं। मैं लिख देता हूं परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। ओके, आउटपुट में परसेंटेज चेंज कितना है? क्योंकि क्या होता है कि हर एक, जैसे मैंने कहा कि एवरी प्रोड्यूसर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। कोई ऐसी चीजें बना रहा होगा जिसको हम जो है लीटर में मेजर करेंगे, कोई ऐसा होगा जिसको मीटर में करेंगे, कोई ऐसा जिसको क्विंटल में करेंगे, कोई ऐसा जिसको टन्स में करेंगे, ग्राम्स में करेंगे, ऑन्स में करेंगे। तो हर एक प्रोडक्शन जो है उसको हम डिफरेंट यूनिट्स के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। तो अगर हमें कल को सपोज करो कि लीटर और मीटर या लीटर और केजी का कंपैरिजन करना पड़ा, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड टू मेक अ यूनिफॉर्म पैटर्न चेंज इन ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि प्रोडक्शन कितने अमाउंट में चेंज हुई। ठीक है,
एक पर्सन ये कहता है कि मेरी जो प्रोडक्शन है पहले हो रही थी 10 मीटर, ओके, क्लोथ्स की बात करें 10 मीटर, अभी हो रही है 15 मीटर, ओके। एक कहता है मेरी हो रही थी 10 लीटर, अभी हो रही है 15 लीटर, तब ज्यादा किसकी हुई? कंपैरिजन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक अपनी प्रोडक्शन को लीटर में मेजर कर रहा है, एक मीटर में मेजर कर रहा है। अब लीटर एंड मीटर ये दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो फॉर मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन दीज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन, हम क्या करते हैं, इन सारी प्रोडक्शंस के अंदर जो चेंज आएगा, जो आउटपुट में चेंज आएगा, हम उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखेंगे। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि चेंज जो है वो कितना है, बल्कि हम परसेंटेज चेंज देखेंगे। मतलब हम सारे जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं उनको डिसअपीयर कर देंगे, जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किया था, ओके। उसमें भी हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की प्रॉब्लम आई थी, तो हमने क्या किया था, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को डिसअपीयर कर दिया था और सारी चीजों को हमने परसेंटेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया था। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे। मतलब जो आउटपुट के अंदर चेंज आएगा, किसके थ्रू, जब भी आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगे, तो वो जो आउटपुट का चेंज होगा उसको हम परसेंटेज के अंदर देखेंगे कि पहले कितनी आउटपुट थी, अब उसमें कितने परसेंट का चेंज आया, ओके। अब चाहे वो कोई मर्जी तरह की आउटपुट हो, जब हमने सभी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, इट बिकम्स इजी फॉर अस टू कंपेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। तो अगर यहां पे आउटपुट में चेंज आपने परसेंटेज में लेना है, तो यहां पर क्या लेंगे, यहां पर लेंगे परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। अब ध्यान रखना, अब यहां पर इसको आपने प्लूरल में यूज करना है, सिंगुलर में नहीं करना। आपने ये नहीं लिखना परसेंटेज चेंज इन इनपुट, इनपुट रहा तो 1 होगा, एक फैक्टर चेंज करा रहे हैं, अगर एक फैक्टर चेंज कराएंगे तो शॉर्ट रन में पहुंच जाएंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहुंच जाएंगे। हमने कहा लॉन्ग रन में बात कर रहे हैं, सारे के सारे फैक्टर चेंज हो सकते हैं, तो इनपुट नहीं बल्कि इनपुट्स वर्ड जो है वो यूज होगा। सो वी यूज इट इन अ प्लूरल सेंस, ओके। सो अब क्या करते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब ये 5 क्या है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30% चेंज इन इनपुट्स। यहां पर आउटपुट चेंज हो रही है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब यहां पर भी 5, 10, 15, 20, 25, 30 का मीनिंग जो है वो क्या है, 5%, 10%, 20%, 30% एंड सो ऑन, ओके। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप आउटपुट नहीं चेंज करा सकते, पहले आप इनपुट चेंज कराएंगे। जब आप इनपुट चेंज करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपकी आउटपुट चेंज होगी, ठीक है। जैसे तो मैंने क्या किया, मैंने अपने इनपुट को पहले के कंपैरेटिवली मैंने 10% जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब जितने इनपुट पहले लगे हुए थे मैंने 10% इनपुट को इंक्रीज कर दिया। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि जो मेरी आउटपुट थी वो 15% बढ़ गई। अब यहां पर मैं आ गया 15% पे, तो इधर से 15% और इधर से 10%, तो हम आ गए इस ए पॉइंट पे। अब ध्यान से देखो, आपने इनपुट कितने चेंज किए, 10%, आपकी आउटपुट कितनी चेंज हुई, 15%। मतलब जो आपकी आउटपुट चेंज हुई वो क्या हुई, आपके इनपुट के कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज हुई। मतलब इधर इनपुट 10 तो आउटपुट उससे ज्यादा चेंज हुई, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न। अब वैसे एक और चेंज करा लेते हैं। मैंने क्या किया, जो मेरे इनपुट थे उनको मैंने 10% और चेंज किया, 10% ऑलरेडी किया था, 10 और कर दिया, तो मैं कहां पे जाऊंगा, 20 के ऊपर, यहां पे 20 पे गया। अब इधर मैंने क्या किया, इधर
जो मेरे इनपुट्स थे उनको 10% चेंज किया तो आउटपुट फिर मेरी जो है वो 15% चेंज हो गई। तो अब मैं इधर आउटपुट में अगर मैंने 15% का चेंज दिखाना है तो 15 ऑलरेडी इंक्रीज हुई थी, 15 और हो गई तो मैं कहां पहुंच गया 30 पे। अब मैं पहले ए पॉइंट पे था, अब बी पॉइंट पे हूं, तो ए और बी को मिला दीजिए तो ये पी, दिस शोज योर प्रोडक्शन कर्व। और ये क्या दिखा रही है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न को दिखा रही है। मतलब कहने का क्या हुआ कि जितने आप इनपुट चेंज कर रहे हैं आउटपुट उससे ज्यादा अमाउंट के अंदर चेंज हो रही है। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि हमने इनपुट तो 10% चेंज किए, आउटपुट 15% चेंज हो गई, फिर इनपुट 10% चेंज किए, आउटपुट फिर 15% चेंज हो गई। मतलब जो आउटपुट में चेंज आ रहा है वो इन कंपैरिजन टू इनपुट ज्यादा आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, हम इसके रीजंस भी जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम 3 टाइप ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको देखिए, ये आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन। जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब नाम से क्लियर कीजिए, कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब अब क्या करेंगे, अब आप फिर अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगे। अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा मतलब ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, will be changed। ओके, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगे। उससे क्या होगा, रिटर्न के अंदर आपको क्या मिलेगी, आउटपुट। अब जो आउटपुट मिलेगी वो आपको कांस्टेंट फॉर्म में मिलेगी। कांस्टेंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, भाई कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि आप जितने इनपुट चेंज करेंगे आउटपुट आपकी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होगी। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब अगर आपने इनपुट 10% चेंज किए तो आपकी आउटपुट भी 10% चेंज होगी। आपने जितने इनपुट थे उनको 10% इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ानी थी, इनपुट 10% इंक्रीज कर दिए। अब अगर तो इंक्रीजिंग रिटर्न थे तो आउटपुट हुई थी 15%। अभी क्या होगा, अगर इधर इनपुट 10% करेंगे तो आउटपुट भी सेम चेंज होगी, यानी इनपुट और आउटपुट का जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे रहेगा, इसको फिर एक डायग्राम के थ्रू जो है वो देखते हैं। अब यही जो हमने डायग्राम बनाई सेम ऐसी ही एक डायग्राम जो है वो और बना लेते हैं। इसके अंदर हम वैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नेम करेंगे। वाई एक्सिस पे परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, यहां पर परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। ओके, सो वैसे ही 5, 10, 15, 20, 25, 30, मैं स्केल सेम ले रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए हर डायग्राम में। तो एवरी डायग्राम के अंदर जो भी हम बनाएंगे, जो स्केल लेंगे वो स्केल हम सेम लेंगे। इधर भी 5, 10, 15, 20, 25, 30 रहेगा। आपने क्या किया, अपने इनपुट्स जो हैं उनको 10% चेंज किया तो आप इस पॉइंट पे आ गए। तो रिजल्ट ये निकला क्योंकि आपको कांस्टेंट रिटर्न मिल रहे हैं तो जितने इनपुट चेंज करेंगे आउटपुट उतनी ही चेंज होगी। तो आउटपुट भी जो है वो आपकी 10% चेंज हो गई। अब यहां पे आ गए तो अगर इधर से 10% और इधर से 10% को मैच कर दें तो ये आपका ए पॉइंट जो है वो आ जाएगा। ओके, सो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया जो आपने फर्स्ट चेंज जो है वो लेके आए इसके अंदर, इनपुट के अंदर, तो आउटपुट में सेम प्रोपोर्शन के अंदर यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर चेंज आया। अब क्या हुआ, आपने अपने इनपुट्स जो हैं उनको 10% और चेंज कर दिया। 10% ऑलरेडी किया था, 10% और कर दिया, अब आप पहुंच गए 20% पे। तो अगर आपने इधर से इनपुट 10% और चेंज किए हैं तो आउटपुट भी आपकी 10% ही और चेंज होगी। तो यहां पर आउटपुट भी आपकी 10 से 20 हो जाएगी, यानी कि 20 इधर और 20 ही इधर। तो आप आ जाएंगे इस बी पॉइंट पे। अगर ए और बी को मिलाएंगे ना तो आप चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपकी प्रोडक्शन कर्व बनेगी वो बनेगी
45 डिग्री के एंगल पे। 45 डिग्री का एंगल क्यों बना? क्योंकि जितना चेंज हम x एक्सिस पे लेके आए उतना ही चेंज हम y एक्सिस पे लेके आए। अगर हम ये एंगल देखें यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जितना प्रोपोर्शन इधर जा रहा है, इधर 10 गया, इधर भी 10, इधर 20, इधर भी 20, तो हमने क्या किया, जितना प्रोपोर्शन इधर ले रहे हैं उतना ही इधर ले रहे हैं। सो दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट इज इक्वल। तो क्या होगा, ये और ये सेम होगा, मतलब जो आपका 90 डिग्री का एंगल है वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, तो जो आपका एंगल बनेगा 45 डिग्री पे बनेगा। तो दिस शोज द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसके अंदर क्या होगा, जितने इनपुट चेंज होंगे आउटपुट उसके सेम प्रोपोर्शन के अंदर जो है वो चेंज होगी। नाउ हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल की। वो जो थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब नाम से फिर पकड़िए, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। स्केल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले वही ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी चेंज्ड। यहां पे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएंगे। रिटर्न में क्या मिलेगा, आउटपुट। अब जो आउटपुट मिलेगी वो डिक्रीज होके मिलेगी। डिक्रीज होके मिलेगी का मतलब क्या होगा कि अब इस केस के अंदर आप जितने इनपुट चेंज करेंगे, ओके, यानी जितना आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, आपकी आउटपुट जो रहेगी वो उतने अमाउंट में चेंज नहीं होगी, बल्कि उससे डिक्रीज्ड अमाउंट में चेंज होगी, मतलब उससे कम चेंज होगी। ओके, तो ये कैसे होगा, इसको भी हम एक डायग्राम से जो है वो क्लियर करेंगे। तो पहले ही जैसे हमने डायग्राम ऑलरेडी बनाई थी वैसे ही एक डायग्राम हम और बना लेते हैं। तो वैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेंगे, ये y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस पे परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, यहां पे x एक्सिस पे परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। स्केल सेम रखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इधर भी सेम रखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि जितने आपने इनपुट चेंज कराने हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपका सारा का सारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, सो देयर इज अ चेंज इन इनपुट्स। तो जितने आपने इनपुट्स चेंज कराने हैं, आउटपुट उससे डिक्रीज्ड अमाउंट में चेंज करानी है, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब अगर आपने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर अपने जो इनपुट थे, लेट इट बी कि आपने उसको 15% इंक्रीज कर दिया। ओके, इनपुट कितने चेंज किए, 15। अब सोचो कि अगर इधर से इनपुट मैंने 15 किए, आउटपुट कर देता 20, तो क्या होता, अब आउटपुट अगर 20 करता तो जितने अमाउंट में इनपुट चेंज हुए, आउटपुट उससे ज्यादा अमाउंट में चेंज हुई, तो वो क्या होते, इंक्रीजिंग रिटर्न। अगर मैंने इनपुट 15% चेंज किए, आउटपुट भी 15% कर देता, सेम रख लेता, तो वो क्या हो जाते, कांस्टेंट रिटर्न। अगर मैंने इधर से इनपुट 15% चेंज किए और इधर से आउटपुट मैंने सिर्फ 10% चेंज की, तो अब मैं बोलूंगा कि जो रिटर्न मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, वो डिक्रीजिंग मिल रहे हैं। यानी इनपुट मैं ज्यादा चेंज कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से ज्यादा इनपुट्स लगा रहा हूं, पर जो आउटपुट आ रही है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं आ रही, बल्कि उससे कम आ रही है। तो अगर कम आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो बोलेंगे। अब आपने क्या किया, इनपुट जो है उनको 15% और चेंज कर दिया, तो अब इनपुट कहां पहुंच गए, 15% ऑलरेडी चेंज किया था, 15% और कर दिया, आउटपुट फिर आपकी 10% चेंज हुई। अब आप 10% चेंज कराना तो क्या होगा, ऑलरेडी आप 10 पे हैं, 10 और कराना है तो 20 पे पहुंच गए। तो यहां पर 20 पे जाके और इधर 30 पे जाके तो आप कहां पे आ जाएंगे, ये बी पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर आप ए और बी को मिला दें तो ये आपकी प्रोडक्शन कर्व जो है वो बन जाएगी, जो कि आपके डिक्रीजिंग रिटर्न को दिखा रही है। कैसे दिखा रही है कि आप क्या कर रहे हैं, यहां पर जो इनपुट चेंज किए वो 15% किए, ठीक है, आउटपुट आपकी कितनी चेंज हुई, 10%।
आपने अपने इनपुट 15% और चेंज किए, आउटपुट कितनी चेंज हुई 10%। मतलब जो आउटपुट के अंदर चेंज आ रहा है वो इनपुट के कंपैरेटिवली कम आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो जो लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन है वो कितनी तरह का होता है, 3 टाइप्स का। फर्स्ट में क्या होगा, जितने आप इनपुट चेंज करेंगे आउटपुट उससे ज्यादा चेंज होगी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जितने इनपुट चेंज करेंगे आउटपुट उतनी ही चेंज होगी, इक्वालिटी रहेगी। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जितने इनपुट चेंज करेंगे आउटपुट उससे कम चेंज होगी, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। अब अगर इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होंगे भी। आप जितने इनपुट चेंज करते हैं आउटपुट उससे ज्यादा चेंज हो जाती है। अगर कांस्टेंट रिटर्न मिल रहे हैं, जितने आपने इनपुट चेंज किए आउटपुट उतनी ही चेंज हो गई, तो इक्वालिटी आ गई। जितने आपने इनपुट चेंज किए आउटपुट उससे कम चेंज हो रही है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजंस होंगे। तो दैट वी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस रीजंस behind increasing return to scale, constant return to scale and decreasing return to scale. That will be our next lecture. I hope कि आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डाउट जरूर क्लियर करेंगे। So we will meet in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.